Hello and welcome to everyone to another class, another session of Westertech's free online community classes on law. The topic today is overcoming challenges. We are grateful, or ये हमारी blessing है that we have the occasion of hosting Honorable President of the Supreme Court Bar Association of India, Dr. Adish C. Agrawala, sir. Adish sir is a designated senior advocate. He is a jurist, teacher, author, bar leader. He's an educationist and social activist. He is the president of International Council of Jurists London. He is chairman of All India Bar Association and president of Supreme Court Bar Association. Dr. Agarwala is ex-chairman Bar Council of Delhi and served during 2012 to 2013 and has served as additional advocate general for governments of Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh and has served as senior additional advocate general for the government of Haryana. Sir started his journey by becoming joint secretary at Bahadurgarh Bar Association in May 1981 and then again became joint secretary at Rohtak District Bar Association in May 1982. He has previously served as member executive at the Delhi High Court Bar Association during 1989 and 1990. Dr. Agarwala has variously been associated with educational institutions, including the prestigious National Law University Delhi, where he has been governing council member in 2008, and National Law School of India University, Bangalore, where he has served as executive council member and general council member January 1998 to 2003. Shri Agrawala has been a student leader as well and has served as president for Indo-Soviet Students Friendship Society between Haryana Pradesh State Pradesh Students Congress, Students Union, West College, Rohtak District Students Congress. He has also been editor of Socialist Age from 1971 to 1984. So अगेन ये सारी चीजें तो थोड़ी लिमिटेड ही हैं जितनी हम बोल पाते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा लिमिटेड होता है बट आज की इस क्लास के लिए अधीश सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते I हैं am also thankful that you have invited me. सर ये हमारा आशीर्वाद है हमारी ब्लेसिंग है कि सर आप ये वक्त निकाल पाए अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से तो ये सर एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है सर जब हमारी जब बात भी हो रही थी कि किस किस मुद्दे पे आपके साथ बात करने का एक मौका मिलना चाहिए और तब ये डिसाइड हुआ था कि आपने कहा कि यंग वकीलों के लिए यंग एडवोकेट्स के लिए मैं बात करना मैं प्रेफर करूंगा पसंद करूंगा तो सर ऐसा क्या ऐसी क्या आप पावर क्या समझते हैं या फिर क्या वैल्यू है एक यंग वकील की आपकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, सबसे पहले जब लॉ पास करने के बाद लाइसेंस बार काउंसिल से लेने के बाद हर जिसने भी लॉ की है हमेशा बार काउंसिल का लाइसेंस जरूर ले लेना चाहिए, चाहे अल्टीमेटली वो प्रैक्टिस करे या ना करे। अल्टीमेटली चाहे वो आईएएस बने, चाहे वो जो है कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने या टीचिंग लाइन में जाए, वो एक जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बार काउंसिल से लेना है। दूसरा ये भी देखना है कि मैं किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। आंख मीच कर लाइसेंस लेने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चले जाना या ये सोचे बिना कि मेरे पास केसेस कहाँ से आएंगे, किस कोर्ट के केसेस मेरे पास आ सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट करना चाहते हैं। उन्हें ये देखना है सुप्रीम कोर्ट के केसेस उसके पास कैसे आएंगे। अगर वो किसी पब्लिक लीडर का बच्चा है, किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, किसी पॉलिटिशियन का बच्चा है, हाई कोर्ट जज का बच्चा है, तो उसको आसानी से सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि केसेस किस नेचर के आ सकते हैं उसके पास और कहाँ से आ सकते हैं, किस कोर्ट के पर्पज के आ सकते हैं। केसेस अगर किसी की फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने की यूटिलिटी नहीं होगी। चाहना एक अलग है, चाहना कोई भी मोस्टली आदमी जिस फील्ड के उसका टॉप मोस्ट बनना चाहते हैं, परंतु उनको ये भी देखना चाहिए कि ये चीज हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है।
तो प्रैक्टिस का उनको सोच कर लेना है कि प्रैक्टिस किस कोर्ट में करनी है और किस तरीके की करनी है। आप इनकम टैक्स के मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उसकी नॉलेज नहीं है, ना ही उस तरीके के केसेस मेरे पास आ सकते थे। तो जिस तरीके के केसेस आ सकते हैं, वकील को या इवन स्टूडेंट को, जो आजकल जो इंटर्नशिप होती है उसी फील्ड की, बच्चे कहते हैं कि जी मुझे लॉ फर्म में इंटर्नशिप करा दो, परंतु वो लॉ, अगर किसी का स्कूल लॉ कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, तो लॉ फर्म में करने के बाद हम किसी की सिफारिश करने के बाद उसको वहाँ इंटर्नशिप दुआ भी दें, परंतु बाद में उसे नौकरी में कोई नहीं रखने वाला है, क्योंकि लॉ फर्म में वो बच्चे की बैकग्राउंड से ही क्लाइंट्स से ज्यादा फीस ले सकते हैं, उनका क्लाइंट भी इम्प्रेस होता है। तो सबसे पहले सक्सेसफुल होने के लिए स्टूडेंट या लॉयर को, नए लॉयर को ये सोचना होगा। और जो भी केस करें, केस आता नहीं है करना, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ सम सीनियर लॉयर, सम अदर फ्रेंड्स हु आर इन प्रैक्टिस, हु हैव डेल्ट विद सच टाइप ऑफ केस। केस कोई भी आए, जो बिल्कुल एबीसी नहीं जानते वो नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज कॉन्फिडेंटली केस को एक्सेप्ट करके और दोस्तों की, सीनियर्स की सहायता लेके, उनकी एडवाइस लेके उसको हमको जो केस को करना चाहिए। जी सर, ये बहुत आपने सब बहुत ही महत्वपूर्ण आपने मुद्दा मेरे ख्याल से सबसे पहले ही आपने एड्रेस किया कि केसेस को किस प्रकार एक यंग वकील जो वो कैसे उनके साथ डील करे और किस कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी हद तक उस पे भी हमारी हल्की सी बात हो गई। एक सर महत्वपूर्ण टिप्पणी जो आपसे चाहिए, क्योंकि आपने एक इतना महत्वपूर्ण आपने एक बात कही अभी कि जिनकी ऑलरेडी हिस्ट्री है, जिनके पीछे बैकग्राउंड है लीगल, सर जो फर्स्ट जनरेशन वकील हैं, उनके लिए सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है जब भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या पढ़ाई अपनी शुरू कर रहे होते हैं लॉ की, कि वकालत क्यों? मैं वकालत क्यों करूं? सर वकील बनने के पीछे क्या वजह होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, या फिर क्या वजह हो सकती है, या फिर वकील क्यों बना जाए? वकालत का प्रोफेशन सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है। वकील चाहे तो किसी दिन भी क्लाइंट को कह सकता है कि अपनी फाइल ले जाइए, ये पैसे वापसी ले जाइए। और किसी प्रोफेशन में आप नौकरी कर रहे हो, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी बॉस से, छुट्टी नहीं दी तो हर हालत में आपको ऑफिस अटेंड करना है। तो वकालत एक इतना इंडिपेंडेंट जो प्रोफेशन है कि केस की तारीख भी लगी है तो आप एडजमेंट मांग सकते हो, किसी दोस्त की ड्यूटी लगा सकते हो। हाँ, ये नहीं करना है कि फीस भी ले ली क्लाइंट की और क्लाइंट की तारीख पे गई नहीं। आपके साथ इमरजेंसी है तो भी आपको ये इंश्योर करना है कि हमारे क्लाइंट का नुकसान नहीं हो। हमारे घर घर में डेथ हो गई है तो भी हमारी ये ड्यूटी है कि अगर हम ना नहीं जा पा रहे हैं तो उस टाइम किसी दोस्त को, किसी कुलीग को फोन करके कि भाई आज ये केस जज साहब को बता दीजिएगा कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, मदर की हो गई है, रिश्तेदारी में कोई इमरजेंसी हो गई है, तो प्लीज एडजन करा दीजिएगा। और कोर्ट्स भी इस नेचर के बातों पर एडजमेंट देती है। तो रेस्पॉन्सिबल ये प्रोफेशन है, हर हालत में अपियर होना है। अगर अपियर खुद नहीं हो सकते तो किसी को अपियर कराना है। ये नहीं कि आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गई, आप ये कहो कि मेरे तो इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं पेश नहीं हो पाई। ये सुनने की बात ना कोर्ट चाहती है, ना क्लाइंट चाहता है। किसी ना किसी से आपको इंफॉर्मेशन कोर्ट को देनी होगी ताकि क्लाइंट का नुकसान नहीं हो। जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मेरे ख्याल से ये सब याद रखें तो फिर बढ़िया ही है। बट सर ऐसी बात है कि जब गाइडेंस हमें सीनियर्स आपके प्रकार के मिलते हैं जो कि इतने अच्छे तरीके से समझा पाते हैं इन बातों को, तो आई थिंक वकालत का प्रोफेशन आगे ही बढ़ेगा। और सर एक वकील जी सर। को किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एक
वो नहीं होना चाहिए कि लीगी जैसे कहते हैं अंधभक्त। वो किसी को सपोर्ट करे, किसी को वोट दे। राष्ट्रपति भी वोट देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी देते हैं। वकील को न्यूट्रल रह के, मैं आज तक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्डिनरी मेंबर नहीं रहा हूं। ना कांग्रेस का रहा हूं, ना बीजेपी का रहा हूं, ना मैं सपा का रहा हूं, ना मैं अकाली का रहा हूं, ना मैं डीएमके का रहा हूं। और मैं इन चारों सरकारों में उनके एडिशनल एडवोकेट जनरल, और एक ही टाइम में तमिलनाडु करुणानिधि गवर्नमेंट, पंजाब बीजेपी एंड अकाली गवर्नमेंट, हरियाणा जो है कांग्रेस गवर्नमेंट, और यूपीए सरकार, भारत सरकार का केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में स्पेशल काउंसिल। एक ही टाइम, ये नहीं कि अलग अलग टाइम। मैंने पार्टी नहीं बदली, कोई मैं पार्टी था ही नहीं। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के, एक पार्टी के साथ और बड़े वोकल हो, जो दूसरे पार्टियों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज आज राज कर रही हैं, कल को अपोजिशन में हो सकती है। आज ओपोजिशन में है, कल को वो राज कर सकती है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करें कि वो कहीं इस आदमी को तो हमको पैनल पे नहीं रखना है, इस व्यक्ति को तो हमको एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाना ही नहीं है, ये तो हमको गाली देता था। किसी की प्रेज करो, किसी को गाली मत दो। अगर ये आपने, वकीलों ने ये अगर प्रिंसिपल बना लिया, तो सरकारों से भी उनको पूरी सपोर्ट मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण। आई थिंक ये इसी इसी डायरेक्शन में सर मैं एक सवाल आपसे पूछना भी चाह रहा था कि सर वकीलों का फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि सारे मैटर तो वर्सेस द स्टेट होते हैं। पॉलिटिकल आज आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, तो वकील क्यों आइडियोलॉजी रखें? कौन सी पार्टी की है? क्या वो आइडियोलॉजी कौन सी कांग्रेस की, कौन सी बीजेपी की, कौन सी और किसी पार्टी की? उनके जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए तो आइडियोलॉजी बदल गई। कोई थर्मामीटर लगा के कोई चेक कर सकता है? कोई बिल्कुल। आज कोई आइडियोलॉजी नहीं है, एक्सेप्ट एक आरएसएस की, एक कम्युनिस्टों की। इसके अलावा किसी हिंदुस्तान में किसी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सरकार में आने के लिए, असेंबली, पार्लियामेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत के इलेक्शन जीतने के लिए, दे कैन टेक एनी डिसीजन, दे कैन थिंक इन अदर मैनर व्हाट दे वर थिंकिंग अर्लियर। तो सर ये तो हुआ कि एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की। इसके अलावा सर जो एक चीज आपकी भी इतना हम जो इलस्ट्रेट। सोशल होना है, सोशल जी। होइए अपने बिरादरी में, सोशल होइए आपके जो डिफरेंट सोशल वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन गली मोहल्ले में शहर में होते हैं, उनमें आप अटेंड करिए। ना कि पॉलिटिकल पार्टी के रैली में जिसमें फलाने को गाली दे रहे हैं, उसका पुतला फूंक रहे हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए। समाज सुधार के कितने हर शहर में ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके हफ्ते में 15 दिन में आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, वेलफेयर सोसाइटी हैं, इनके मेंबर होंगे, तो वकीलों की एक नॉलेज जो है बढ़ेगी, उनको जनता से संपर्क करने में आसानी होगी। आज वकील, क्लाइंट उसी वकील को करना चाहता है जो वकील से कभी उनकी नमस्ते हुई हो, कभी बात हुई हो, जिसको वो जानते हो। जी जी सर, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक्चुअली। एक सर एक सवाल नेटवर्किंग को लेकर भी हम पूछना चाह रहे थे कि हम्म। सर जैसे अभी आपने ये तरीके आपने बताए कि कुछ तरीके जिनके थ्रू जो एक वकील है वो किस तरीके से कितनी कितनी सोशल कितना सोशली रहे। सर इस हिसाब से जैसे अब आप और भी काफी सारी एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस हैं, अलग अलग इंटरनेशनल कुछ एसोसिएशंस भी हैं जिनके आप मेंबर्स हैं। इनके सर मेंबर
किन एसोसिएशन का मेंबर एक वकील को बनना चाहिए, और उनका मेंबर बन के एक वकील को वहां पर करना क्या चाहिए ताकि वो उनको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अपने करियर के लिए इस्तेमाल कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप के अलावा हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने, वहां के इलेक्शन लड़े, वहां के ऑफिस बेरर बने, और दुनिया से हर ब्याह शादी मैरिज में किसी के बच्चे का बर्थडे है, हर सोशल प्रोग्राम में वो ज्वाइन करें। और जेब में उसके पास अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, और जिससे भी मिले एक हाथ से लेफ्ट हैंड से विजिटिंग कार्ड पकड़ाए, राइट हैंड से हाथ मिलाए। जी सर। जी सर। और कोर्ट जाते हुए और आते हुए अपनी फाइल लेके जाएं डेली, और यूनिफॉर्म पहन के जाएं, चाहे बैंड ना लगाएं, ताकि देखने वालों को, अगर आप बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, हम्म उससे में को पैसेंजर को पता चले आप वकील हैं, आपके पड़ोसियों को पता चले। और जब फाइल लेके जाते हैं, वापसी लाते हैं, तो उससे ये क्लाइंट पे भी, देखने वालों पे असर होता है कि इनके पास रोज केस है। एक सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, जैसे आपने बस और मेट्रो की बात तो कर दी। अब जैसे दिल्ली में मैंने देखा है, जितने यहाँ पर जितने यंग वकील हैं सब चाहते हैं कि गाड़ी हो, गाड़ी से जाएं। तो सर वो गाड़ी तक पहुंच पाने का सफर जो है एक वकील के लिए, एक यंग वकील के लिए, और क्योंकि हम एक फर्स्ट जनरेशन वकील की अभी बात कर रहे हैं, तो वो सर वो सफर किस किस्म का रहता है सर, उसमें किस किस किस्म के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है रेपुटेशन। अगर वकील की ये रेपुटेशन है कि वकील साहब, हमारे वकील साहब जिसको हम वकील करना चाहते हैं, वो दूसरी पार्टी से नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा, मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्टिंग चेयरमैन रहा हूँ, इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहा हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, और दिल्ली बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट। हमें पता है किस तरीके के क्या ये हमारे वकील लोग गड़बड़ करते हैं, दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, केस फाइल नहीं किया, क्लाइंट को बोलते थे केस फाइल कर दिया। वो चीजें अगर ये हम करेंगे, उस टाइम तो ठीक लगता है कि कुछ पैसे आ गए, परंतु उनके लाइसेंस सस्पेंड हो जाते हैं, वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने जो इथिक्स है उसमें ही रहकर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये सब बहुत ही एक महत्वपूर्ण आपने एक और बात उठाई कि एथिक्स वाली जो बात आती है। अब सर, जहां तक एक यंग वकील है उसके कंटिन्यूड एजुकेशन के लिए, कि उसको बार बार ये चीजें एथिक्स वगैरह याद दिलाए, क्या कोई रिफ्रेशर कोर्स ऐसे होते हैं सर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर ये अलग अलग बार काउंसिल्स कराती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं कराती है। एक हमने प्रपोजल रखा था, व्हेन आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आई वाज द इंचार्ज ऑफ लीगल एजुकेशन। तो हमने जस्टिस, ये जो वे थे जो इलाहाबाद से थे उस टाइम, मेरे टाइम में, उनको हमने कहा था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर में जज, सॉरी नेशनल नहीं, एक जुडिशल, नेशनल जुडिशल एकेडमी बेंगलोर में, बेंगलोर नहीं, ये जो भोपाल में, हमारे वकीलों को भी रिफ्रेशर कोर्स जैसे जजों का होता है, ऐसे वकीलों का भी कराया जाए। पर उनका ये कहना था, और वो जायज भी था, आपके इतने, उस टाइम मेरे टाइम में 13 लाख वकील थे 2002-3 में, आज तो 35 लाख, अब तकरीबन उतने वकील हैं। तो उनको एक लेवल जगह, चाहे डिफरेंट बैचेज में भी हम नेशनल लॉ स्कूल और जो स्टेट जो जुडिशियल अकेडमी जहाँ जजों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ हम नहीं दे पाते। अभी हमने, मैं सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो मीडिएटर्स हैं उनकी हमने ट्रेनिंग
अभी 20 घंटे की रिफ्रेशर कोर्स करा, केवल 245 एक कैंडिडेट थे, उनको भी 3 हिस्सों में बांट के हमको करानी पड़ी। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। परंतु आज जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो अपने आप इतनी मेहनत कर लेता है, वो अपने आप जजमेंट्स को और नए एक्ट्स जो आ रहे हैं वो पढ़ लेता है। परंतु मुझे खुशी है कि हमारी डिफरेंट, हमने भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में लेक्चर सीरीज चालू करी है। उसमें हम सिटिंग जजेस, रिटायर्ड जजेस, सीनियर एडवोकेट्स को बुला बुला के डिफरेंट इश्यूज पे लेक्चर कराते हैं, ताकि हमारे यंगटर, ये नॉट इवन यंगटर, एवरी लॉयर रिक्वायर्ड, चाहे किसी के 50 साल की भी प्रैक्टिस हो गई, टू नो द लेटेस्ट लॉ, टू नो द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो रेगुलरली नहीं दी जा सकती हैं। डिफरेंट बार एसोसिएशंस अपनी अपनी बार एसोसिएशन में एक जो बड़ा हाई प्रोफाइल और जिसकी नॉलेज है वास्ट इस फील्ड में, उनके लेक्चर कराती है, ताकि हमारे नए वकील ही नहीं और भी सीनियर एडवोकेट भी, क्योंकि हर लॉयर हर फील्ड का मास्टर नहीं होता, उसको नॉलेज नहीं है। मुझे खुद आज ये नहीं पता है कि इनकम टैक्स की ये फ्री वाली लिमिट कितनी है, 5 लाख है या 6 लाख रुपए है। जो जिस तरीके के केस करते हैं उसको पता होता है। तो अब डिफरेंट बार एसोसिएशंस रिफ्रेश ये वकीलों को गाइडेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे लेक्चर कराती है, और उसका नए वकीलों पे ज्यादा उसका असर रहता है। नए वकील ही उन लेक्चर सीरीज को अटेंड करते हैं। जी सर, ये सब बहुत ही कैसे मैं बताऊं सर, बहुत ही सराहनीय है आपका ये जो स्टेप है सर, क्योंकि हर हर मेरे ख्याल से व्यक्ति भी जानता है, हर यंग वकील तो एटलीस्ट ये बात जानता है सीखने की कितनी उसको जरूरत और महत्वपूर्णता है, लेकिन उसके बावजूद उसको मौके कितने कम मिलते हैं। और यूजुअली सर जितनी एसोसिएशंस होती हैं जो कि इवेंट्स करवाती हैं वो बड़े महंगे होते हैं सर। मैं सर खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी 2,500 रुपये सेमेस्टर की फीस होती थी। और यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो एक इवेंट का 2 दिन के इवेंट के जब 5,000 रुपये फीस होती है तो वो सर पूरे सेमेस्टर से ज़्यादा भारी पड़ जाता है, बल्कि पूरे साल की फीस हम्म। हो जाती है। तो ये सर बहुत ही सराहनीय है, आप इस किस्म के सारे इनिशिएटिव्स और लीगल एजुकेशन में आप शुरुआत से रहे हैं। ये हमारा भी आज आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम बहुत आपके इस मामले में आपके आभारी हैं। कि ये सर ये बट ये एक बात थी सर जो मैं थोड़ी देर पहले क्लास से पहले भी बात कर ही रहा था सबके साथ कि आपने काफ़ी किस्म का बदलाव आप लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर, जब आप आए हैं। क्या सर ऐसे कौन से मुद्दे आपको महसूस होता है सबसे महत्वपूर्ण जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर आपको आके लगा कि जिनके ऊपर कुछ होने की ज़रूरत है और जिनमें आपको कुछ करने का मौका मिला? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। इवन सुप्रीम कोर्ट बार के पास प्रेसिडेंट का भी कोई ऑफिस नहीं है। परंतु मुझे खुशी है कि अब के जो चीफ जस्टिस, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए भी एक ऑफिस का स्पेस दिया है। और भी कितने स्पेस जो हमने वकीलों के बैठने के लिए जो है चैम्बरों के कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हो गई है। मेरा 30 नवंबर को बर्थडे था, उस दिन लो डे सेलिब्रेशन भी था। तो उसमें हमारे जो लॉ मिनिस्टर है भारत सरकार, उन्होंने मेरे बर्थडे पे ग्रीट करते हुए अनाउंसमेंट करी कि वकीलों को हम चैम्बर का इंतजाम करेंगे। उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी जो हमारे वकीलों को इंश्योरेंस नहीं होता है उसको भी वो देखेंगे। हमने उनको कही कि जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उनका जो है ये वो होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए उनका, जो है ये मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि और किसी फील्ड में और जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनमें हमारे वकील कहीं कवर नहीं होते। तो वकीलों को बैठने की जगह, अभी हम प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं, उनको कह के, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी की किताब का भी हम को ऑथर है, तो
इनके प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, परंतु उनको बताना पड़ता है। जब उनके दिमाग में ये आ जाती है कि जेन्युइन, उन्होंने भी वकीलों की प्रॉब्लम को देखा है। एक में मिस्टर मुलायम सिंह यादव, उन्होंने प्रॉब्लम वकीलों की देखी, तो उन्होंने वकीलों की अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हेल्प करी हिंदुस्तान पर। 300 करोड़ रुपया सालाना जो है वकीलों के वेलफेयर के बजट होता था, और वो हमने अलग अलग जगह बांटा। तो यूपी और बिल्डिंग अलग की कॉस्ट अलग है, कितनी हमने जो है वहां पर यूपी में नई कोर्ट बनाई, जमीनें एक्वायर करके कोर्ट के लिए, कोर्ट कोर्ट्स के लिए, ऑफिस के लिए, और उनके लॉ ऑफिसर्स के रहने के जो एकोमोडेशन वो हमने किया। तो ये प्रधानमंत्री जी भी, क्योंकि इतने कार्यकाल हम मुख्यमंत्री रहे, आरएसएस के प्रचारक रहे, इनको भी पता है वकीलों की प्रॉब्लम बहुत है। कैसे वकील गर्मी में सर्दी में, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, आज भी आधे से ज्यादा, आधे क्या, 75% डिस्ट्रिक्ट में बहुत गंदे तरीके से तखत के ऊपर जो है, जो वैसे जो ये फूस होता है उसकी छत बनाई हुई होती है। उसमें बारिश आ रही है, ऊपर से बारिश, और नीचे वकील साहब का जो प्रोनोट है क्लाइंट का, जहाँ साइन है, उस पे बूंद गिर जाए तो केस सारा खराब हो जाता है। तो हम वकीलों के लिए चैम्बर के, पहले हम सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी वो प्रोविजन करा रहे हैं। तो ये बहुत ही अब कैसे कहूँ मैं, ये तो बहुत ही मतलब हम तो सर एक नॉर्मली लेवल पे वकील की प्रॉब्लम समझ पाते हैं, लेकिन आप जिस स्तर पे काम कर रहे हैं वहाँ हम समझ सकते हैं कि कितनी डाइवर्स किस्म के इश्यूज आपको देखने का मौका मिलता होगा। तो सर जहाँ तक सर ये पॉलिटिक्स वाली अभी हमने हल्की सी एक बात की, और क्योंकि आपने सर इतने अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया एटलीस्ट एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक वकील के क्या विचार होने चाहिए वो आपने क्लैरिफाई कर दिया। सर जहां तक जैसे कोर्ट की पॉलिटिक्स होती है कि कोर्ट के जो इलेक्शंस होते हैं, क्या सर क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इनमें क्या किसी वकील को खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनसे किस किस्म का इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो सर जो कोर्ट की जो बार एसोसिएशन खड़े की होने पॉलिटिक्स का है। नुकसान कुछ नहीं है, वो जीते या ना जीते। जीतेगा एक, 20 जने खड़े होंगे तो जीतेगा एक, 19 आदमी हारेंगे। परंतु जो खड़ा है उसकी जानकारी जरूर बढ़ जाती है। इसलिए कई बार एसोसिएशन ने, कि बार के पास रेवेन्यू आ जाए तो नॉमिनेशन भरने की भी फीस बढ़ा दी है। क्योंकि जो नॉमिनेशन भर रहा है उसको पब्लिसिटी मिल रही है, उसको रिकग्निशन मिल रही है, तो कुछ बार को भी वो कंट्रीब्यूट करे। और वोटर को कोई जाने या ना जाने कैंडिडेट, परंतु जो बिल्कुल अकेला एक कैंडिडेट, जिसके साथ दूसरा आदमी असलियत में ना हो, परंतु उसको कम से कम कैंडिडेट तो जानने लगते हैं, और जानने से ही वकालत चलती है। वकील ये ना सोचिए कि केवल क्लाइंट ही आपको, सीधा डायरेक्ट क्लाइंट आपके पास आएगा। हिंदुस्तान में अगर आप ध्यान से देखो, कुछ वकील हैं जिनके पास केस आते हैं, परंतु वो केस करने का उनके पास टाइम नहीं है, या कर नहीं सकते हैं। वो किसी और को केस वो दे देते हैं, उसमें से अपना शेयर जो वो ले लेते हैं। कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन है। कई केवल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। वो आगे आर्ग्यूइंग काउंसिल को दे देते हैं। तो हमको जानकारी, इलेक्शन लड़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, जो कैंडिडेट या आम जो वोटर हैं, वही आपको किसी ना किसी केस में एंगेज कर लेंगे। मुझे ये फायदा नहीं मिला, क्योंकि मैं तो शुरू से ही
जब हम बहादुरगढ़ में थे, रोहतक में, मैं सारे बैंकों का और इंश्योरेंस कंपनीज का वकील था। मुझे प्राइवेट केसेस की इस तरीके से या कोई वकील दे दे उस पर्पज से हमने नहीं, परंतु ये नए वकीलों के लिए जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जिनके पास काम आना, केसेस आने बड़ा मुश्किल है, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि वो इलेक्शन लड़े। कुछ पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट का तो जमा करना पड़ेगा, और कम से कम अगर वोटर से पूरों से नहीं मिल पाए तो कैंडिडेट से ही मिले, उनसे भाईचारा बढ़ाए। मेरा मैंने इतने इलेक्शन लड़ लिए हैं, जो जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं हरियाणा में, वो भी आदमी आके मेरी सपोर्ट करते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन लड़ना गलत नहीं है। बाहर का लड़ना, जो वकीलों में ही लड़ना, चाहे उसमें बाहर के प्राइवेट क्लाइंट से या जनरल पब्लिक से मिलने का मौका नहीं मिलता है, परंतु हमारे ही वकील हमारे को एंगेज करते हैं। ये सीनियर एडवोकेट के एंगल से नहीं, आम वकील भी दूसरे आम वकील को एंगेज करता है, क्योंकि उसके पास, पहले वकील के पास केस तो आ गए, परंतु वो ड्राफ्टिंग करने नहीं जानते या वो आर्ग्यूमेंट करना नहीं जानते। तो आज हमारे प्रोफेशन में भी काम बांटने का, डिवीजन हो, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं सेंटर की, स्टेट की, या जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की, इसी तरह वकीलों की प्रैक्टिस में भी काम स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। कुछ वकील इनकम टैक्स का देख रहे हैं, उनके पास सिविल का आ गया तो वो दूसरे को देंगे। कोई सिविल में ही कोई बैंकिंग के रिकवरी केस देख रहे हैं, उनसे और कोई कोई प्रॉपर्टी के बारे में स्टे लेना है, वो नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरे को जानकर, परंतु जिसमें भी हम प्रैक्टिस करें उसको बहुत ही ध्यान से करें, केयरफुल्ली ड्राफ्टिंग करें, और उसको केस को प्लीट करें। ये करेंगे तो हमारे सब वकील सक्सेसफुल होंगे। ये हमारे बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के इलेक्शन लड़ने में कोई नुकसान नहीं है। जी सर। जी सर। सर एक सवाल आता है हमेशा कि क्योंकि वकालत कोई सिंपल प्रोफेशन तो है नहीं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि ये कोई वैसी बात है नहीं कि अपनी नौकरी की तरह गए, किया, कर लिया। यहाँ पर बहुत किस्म की पावर भी एक आ जाती है एक वकील के पास, जैसे आपने अभी बताया भी हमें कि जो केस नहीं समझ में आता है या फिर नहीं जाना है तो उसके लिए एडजर्नमेंट्स वगैरह भी हो जाती हैं। सर ऐसी हम्म। सिचुएशन के अंदर कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी आता है एक वकील के जीवन में। और अब सब एक्सपीरियंस के साथ तो शायद सब समझ जाते होंगे, लेकिन जब वो वकील यंग होता है तो कई बार अपना क्लाइंट होता है, अब क्लाइंट के फेवर का ऑर्डर नहीं हुआ तो वो अपने दिमाग में 10 किस्म की चीजें सोचता है। वकील ने तो मेहनत की, जो जितना कर सकता है वो उतनी पूरी की पूरी की। सिमिलरली सर, पुलिस वाले होते हैं जो क्रिमिनल लॉ साइड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, थाने जाना है, जेल जाना है। तो सर ये जो एडवर्सिटी जो है कि अगर एक क्लाइंट है जो कि किसी किस्म से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है किसी वकील के ऊपर, या अगर कोई थाने में कोई इंस्पेक्टर है या फिर कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो पावर में हो, वो अगर किसी किस्म से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है तो उससे सर कैसे डील करना चाहिए? कंप्लेंट करो। आप कंप्लेंट कर सकते हो, पुलिस में कर सकते हो, बार वकील के खिलाफ तो बार काउंसिल में तो के वो वकील के खिलाफ होती है। हम क्लाइंट के खिलाफ बार काउंसिल में नहीं कर सकते। और सर जहाँ तक सपोर्ट की बात है सर कि जैसे अभी बीच में भी काफ़ी अखबार में आता रहता है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ वकीलों की मुठभेड़ होती रहती है। आइडियली तो मोस्टली तो मेरे ख्याल से पुलिस वालों के साथ ही होती है। ऐसी चीज़ों को हम्म। सर किस प्रकार देखा जाता है बाकी पूरी फ्रेटर्निटी में? देखिए, पुलिस के खिलाफ उनके सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ करें, हैं। हमको थाने में जाके कभी नहीं करनी चाहिए उनसे, नहीं तो वहां पर एक अगली सीन बन जाता है, उसमें हमारा टोटल एज ए होल कम्युनिटी का झगड़ा पुलिस के साथ हो जाता है। वो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। टेलीफोन पर बात करें, चिट्ठी देकर बात करें। जी सर।
सर अब आपकी इजाजत हो तो सर एक सर कुछ सवाल हैं जो कि हमारे पास हमारे साथ कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उनके वो अगर हम ले सकें। माधवी जी प्लीज आप आपका सवाल पूछिए। Yes, sir. यस मैम। Good morning, sir. गुड Uh, मॉर्निंग। मेरा एक सवाल है सर, एडवोकेट को लेके। सपोज एडवोकेट एक क्लाइंट का केस करता है, एंड कभी कभी ऐसा होता है कोर्ट में ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स थोड़े एडवोकेट्स पर्सनली लेते हैं केस को लेके। ओके, तो वो टाइम पे उन्होंने ऐसे कोई कुछ बैड वर्ड्स यूज कर दिया सामने वाले क्लाइंट के ऊपर। सो वो इट मीन्स लाइक ही इज मेकिंग कोर्ट का डेकोरम जो रहता है वो मेंटेन नहीं करता है, एंड ही यूज सम काइंड ऑफ बैड वर्ड्स रिफरिंग टू द अदर साइड क्लाइंट। वो टाइम पर वेदर द जज हैज एनी पावर्स टू टेक एक्शन ऑन द एडवोकेट कॉन्डक्ट इन द सेम मैटर। नहीं तो वो क्लाइंट सामने वाले दे हैव टू अप्रोच बार काउंसिल for any appropriate action on the advocate. जज कान टेक एनी एक्शन। अगर बहुत ही एग्जैगरेट हो जाता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के में सुमोटो अपनी रिपोर्ट बनाकर, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट है उनको कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाने का अधिकार नहीं होता। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग केवल सुप्रीम कोर्ट को होता है, सॉरी हाई कोर्ट को होता है। नीचे की जो मजिस्ट्रेट, सिविल जज, सीएमएम, दिल्ली में सीएमएम बोलते हैं, और सेशन जजेज वगैरह, इनको अपनी रिपोर्ट बनाकर हाई कोर्ट को वो रेफर करनी होती है और हाई कोर्ट इनिशिएट करेगी। तो और पुलिस में नहीं जाना चाहिए, वो लोकल कोर्ट जो है जहां वो बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोई क्रिमिनल ऑफेंस में उसको बंद नहीं करा सकते। So the client should go approach the appropriate forum, or the court can refer the matter under sumoto. सुमोटो तो वो उसके लिए कंटेम्प्ट के लिए कर सकती है, अपनी रिपोर्ट बनाकर हाई कोर्ट को भेज सकती है। Okay. Thank you very much, sir. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच माधवी जी। सर धर्मेंद्र देव पांडे जी का एक सवाल है। धर्मेंद्र जी प्लीज सर पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। सर जैसे वेरियस लॉ स्कूल हैं, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर अपन लोग यहाँ पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो गेन करते हैं, बट जब हमारा लॉ कंप्लीट होता है और जब हमें प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो उसके बीच में काफ़ी वैक्यूम दिखता है कि कुछ मतलब काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तो सर इसमें बार काउंसिल की सर क्या स्टेप, मतलब क्या अप्रोच है, और सर इसमें इंटर्नशिप करने, क्योंकि सर आफ्टर कोविड सर जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो 6 मंथ से 3 मंथ ही हो गए हैं, और उसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत छोटा हो गया है। तो सर इंटर्नशिप करने का भी टाइम नहीं मिलता, और जो चीज 6 महीने में करना पड़ता है तो उसे हमें 3 महीने में ही कंप्लीट करना पड़ता है। तो सर ये जो डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो सर इसमें आपका क्या स्टेप है? देखिए, जो वकीलों को प्रॉपर, एक तो जो सेमेस्टर पूरी पढ़ाई होनी चाहिए। कोरोना के बाद, कोरोना में क्योंकि नहीं हुई, थोड़ा सा लेजीनेस ये आ गया। परंतु अब यूनिवर्सिटीज को, लॉ कॉलेजेस को नॉर्मल सी दिखानी चाहिए और प्रॉपर नंबर ऑफ क्लासेस वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो बार काउंसिल विल टेक एक्शन against all the law colleges against whom we have received the information. ओके सर। और सर जैसे लॉ कॉलेजेस में सर थ्योरेटिकल नॉलेज तो रहती है, तो सर उस टाइम इंटर्नशिप करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज को समझने के लिए सर उसमें क्या बार काउंसिल सर विभिन्न स्कीम्स में कुछ कर रही है या नहीं कर रही, उसके बारे में जानना है मेरे। जो इंटर्नशिप तो
स्टूडेंट को अपने आप सेलेक्ट करना है कि किस वकील के साथ या किस जज के साथ उसे इंटर्नशिप करनी है। इसमें बार काउंसिल का कोई रोल नहीं है। सर बट जो एक नया स्टूडेंट जो लॉ में सपोज एक साइंस बैकग्राउंड से है, बट वो जब सोसाइटी में आता है, उसका एक अवेयर होता है कि वो पब्लिक का मतलब क्या कैसे फंक्शन है, देन वो करता है। तो सर जब वो लॉ स्कूल में आता है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं होती है। तो अगर सर इसमें सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल या मतलब बार काउंसिल अगर कोई स्टेप लेता है, तो सर एक ये मतलब एक एग्रीवेट करने का एक मतलब उसको एंथुजियाज्म रहेगा उसके लिए कि वो इस प्रोफेशन में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो धर्मेंद्र इसमें जी, आप क्या विचार हैं? धर्मेंद्र जी, विल कीप इट टू क्वेश्चंस, विल कीप इट टू क्वेश्चन, सवाल सवाल पूछेंगे अभी, क्योंकि अगेन सर को भी अभी सर वेरी काइंडली गिवन अस टाइम, बट इट्स योर सजेशन। आई थिंक सर ने सजेशन तो आपका नोट कर ही लिया है इस रिस्पेक्ट में। तो सर ये उसामा नूर जी का सवाल है, एक वकील को हायर एजुकेशन लाइक एलएलएम पीएचडी को लेके क्या अप्रोच होना चाहिए वकालत में, इससे किस लेवल तक हेल्प होती है? वकालत में भी इसका बहुत फायदा है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसको अल्टीमेटली वकालत करनी है तो वो एलएलबी करने के बाद एनरोलमेंट ले बार काउंसिल का और प्रैक्टिस चालू करें। दे आर डिफरेंट यूनिवर्सो मैनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जहां आप एलएलएम कर सकते हैं। 2 साल का भी कोर्स है, 1 साल का भी कोर्स है। और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके एलएलएम में 60% मार्क्स जरूर आए। तो जब भी आप एलएलएम कर सकते हो, आपको नेट भी कर लेना चाहिए। नेट की जो एग्जाम बड़ा टफ होता है, पर स्टिल, क्योंकि वकालत का कोई भरोसा नहीं होता कि आप सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स शायद सक्सेसफुल ना हो। तो उसको टीचिंग में तो जाने का अधिकार फिर हो ही जाता है, जहाँ आपने एलएलएम भी किया हुआ है, जहाँ पीएचडी कर लिया, तो और फिर नेट करना भी एक जरूरी होता है। जी सर, जी सर। हम्म। तो सर इट्स बीन वेरी काइंड ऑफ यू। और कई जगह नौकरी में भी एलएलएम और पीएचडी का बहुत उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जी, ये सर एक ये आखिरी सवाल सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक आ ही गया सर। जो एक तरफ वकालत है जो कि कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के तौर पे की जाती है, दूसरी तरफ हो गया जो कॉर्पोरेट्स और इन हाउस जो प्रैक्टिस रहती है। सर आपका क्या विचार है कि जो भी नया वकील है, यंग वकील है, उसके लिए उसको किस तर्ज पे समझना चाहिए इन दोनों में फर्क, और कैसे फैसला लेना चाहिए कि करना क्या है? अगर किसी में कैपेबिलिटी है, केसेज उसको लगता है कि उसके नाम से अभी नहीं तो 2-4 साल के बाद केस आ सकते हैं, तो उसको लिटिगेशन, जो कोर्ट वाली जो लिटिगेशन, वो करनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मैं ये लिटिगेशन में, कोर्ट वाली प्रैक्टिस में मेरे पास केसेज नहीं आ सकते और मैं इतना दिमाग को खर्च भी नहीं कर सकता हूँ या इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इतना लंबा उसमें एक वो रहे मेरा वेट करने का, तो वो आदमी कॉरपोरेट में जाए। परंतु कॉरपोरेट में मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन तो आपको लिटिगेशन में मिलती है, जहाँ किसी एप्लीकेशन को आपने आर्ग्यू करके, मेन पिटीशन है, किसी एक एप्लीकेशन को किसी के 100 किसी ने टाइम एक्सटेंशन की, उसी को रिजेक्ट करा दिया, तो आपको एक, जब उसमें आपको रीजनिंग सोचते हैं, अपने दिमाग से पॉइंट्स निकालते हैं, तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। परंतु जो इन हाउस काम करते हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट बनाने हैं, जिन्होंने क्लाइंट से बात करना है, कोई ये जो मर्जर के वो स्कीम बनानी है, तो उसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, चाहे वहाँ फाइनेंशियल ज्यादा सिक्योरिटी है फॉर द टाइम बीइंग। नए वकील की बहुत कम इनकम होती है लिटिगेशन में, परंतु यहाँ किसी को लॉ फर्म में आपको
कोई नौकरी मिल जाती है तो वो शुरू में बहुत अच्छी, पर वो शुरू में, परंतु वहां आदमी को वकील वाला रोल नहीं मिलता है। जी सर, एक एक छोटा सवाल और है सर। जो वकील, अब जैसे सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ पर जितने बच्चे मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे देश भर के अलग अलग कोनों से आए, सारे बहुत ही कॉम्पिटेंट बच्चे, और इस किस्म के कि आज की तारीख में काफी सारे मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन सर जो उनमें से वकालत आज भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आता है कि यंग प्रैक्टिस के अंदर शुरुआत के कुछ सालों के अंदर सर कोई इनकम का तो ज्यादा कोई मेरे हिसाब से वकालत में लिटिगेशन में तो सर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी मैं तो सर ऑनेस्टली नहीं समझ पाया हूँ। ना अपने एक्सपीरियंस से, ना मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनके एक्सपीरियंस से। तो लॉन्ग रन में तो सर आपने समझा दिया कि अगर कुछ वक्त के बाद आपको आता हुआ दिख रहा है तो लगे रहो। लेकिन उस वक्त को कैसे, क्या ख्याल सर उनके लिए, आप क्या उनको हिम्मत और उनको हौसला कैसे आप देना चाहेंगे? नहीं, आपका स्पेसिफिक में सम क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं मैं समझ पाया था थोड़ा। तो सर जो सर दिल्ली के बाहर से यंग वकील यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और यहाँ पर अब हाँ, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआती सालों के अंदर फाइनेंशियली सर सबको थोड़ी तंगी, मैं जितना देख पाया हूँ, महसूस हुई है और हो हाँ। रही है अभी भी। उनके लिए सर ऐसा क्या ख्याल रहना चाहिए उनके पास, और वो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें, ये शुरुआती जो साल हैं और शुरुआती सालों की जो तंगी? वकालत में शुरू में ही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है। आपको वकालत में कहते हैं कि शुरू में आप वकालत की कमाई से खाना नहीं खा सकते, और बाद में आपके पास इतने केस हैं कि आपको खाना खाने का टाइम नहीं है। तो हर इंसान को, चाहे मैं अच्छी बैकग्राउंड का है, तंगी तो उसे भी आती है, उसको भी भागना दौड़ना पड़ता है। और एक और, हमारे प्रोफेशन में, हमारे बार काउंसिल रूल्स में सॉलिसिट करना लीगली अलाउड नहीं है। वो मिसकंडक्ट हो जाता है। वो मिस तो हमको सॉलिसिट करते हुए ये भी ध्यान करना है कहीं लिखित में हम सॉलिसिट ना कर, कोई रिकॉर्ड ना कर ले हमारी बात को। तो और आजकल तो बड़ा रिकॉर्ड पे चीज रह जाती है। आपकी मेरी ये बात हो रही है, वो भी रिकॉर्ड पे है। तो हमको सोच समझ के जो प्रोहिबिटेड चीज है वो करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना है। डिफिकल्टी हर एक को आती है, परंतु पहले हमने जो है, जिसकी 2 साल से कम की प्रैक्टिस होती थी उसको ओथ कमिश्नर बनाया जाता था, ताकि नए वकील को, ये मैं बात 1978 की बता रहा हूँ, 2 साल के बाद उसको दोबारा ओथ कमिश्नर नहीं बनाते थे। इसलिए कि शुरू ने, जब मेरे टाइम में 250 रुपए में हमारा बार काउंसिल में एनरोलमेंट हुआ था। आज तो 16, 12, 13 हजार रुपये जो है एनरोलमेंट के हैं। तो ये मीट आउट करने के लिए, परंतु उस टाइम वकील कम थे। हमारे रोहतक में 250 वकील थे 1978 में। तो सरकारों ने, परंतु जहां इतने ज्यादा हो जाते हैं, सरकार भी अपनी पॉलिसीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। आज हम कितने वकीलों को ओथ कमिश्नर बना दें, और वो भी हाई कोर्ट बनाती थी। तो आज बड़ा डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट के, हमने कोशिश करी है कि अभी हम एक स्कीम ला रहे हैं। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करी। हिंदुस्तान की सारी कोर्ट में आज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो रिसर्चर्स की और ये इंटर्न्स के एक प्रोविजन है। उनके कारण से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को जजमेंट लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। परंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना रिसर्चर्स की वैकेंसीज हैं, ना ही ये इंटर्न की हैं। तो हमने प्रपोजल हम दे रहे हैं भारत सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, कि हर जज के साथ
ये डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके साथ 15 आप रिसर्चर्स रखे। जैसे सबसे ज्यादा काम तो यहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, हाई कोर्ट में नहीं होता। वो इश्यूज वगैरह सारी चीज बना के रखे। तो इस तरीके से रिसर्चर्स की इंटर्नशिप के कारण से हम नए वकीलों को उनको काम सीखने का मौका भी दे सकते हैं और थोड़ा उनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट हो जाए। जी सर। सर बहुत ही सराहनीय है ये वाला स्टेप, और ये बहुत ही, मैं जानता हूँ इसका देश भर के अंदर सब इसको अप्रिशिएट करेंगे। सर एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भी एक बात उठाई सर, कि सॉलिसिटेशन। सर हर व्यक्ति, एक तो सर सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इंग्लिश का शब्द है सॉलिसिटेशन। सर इसका मतलब हर वकील जानता है, हर वकील इस शब्द से कहीं ना कहीं पे परेशान भी होता है, लेकिन इसका मतलब अगर मैं पूछूं तो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे वकील होंगे जो केस समझा पाएंगे। प्रोक्योर करना, खुद कह के केस मांगना, एक ये नोबल प्रोफेशन है, इसमें मांगना नहीं है। हिसाब से तो सीनियर एडवोकेट भी, जो हमारा गाउन होता है उसमें एक जेब लगी होती थी, फीस भी नहीं मांगते थे। अपना केस एक्सेप्ट कर लिया वकील साहब ने, तो जेब में पीछे जेब भी नहीं पता चला कितनी, जैसे गुरुद्वारे में कोई माथा टेकते वक्त चढ़ाता है, मैं कभी भी गुरुद्वारे में खुला ऐसे दिखा के वो नहीं चढ़ाता हूँ। हाथ में बंद करके नीचे गुल्लक में अंदर घुसा दिया। ये दिख वकालत भी एक ऐसा प्रोफेशन था, परंतु आज तो खोल होती है। आज तो इतना गलत काम भी होता जो हमने प्रोहिबिट कर रखा है कि मोटर एक्सीडेंट के केस में परसेंटेज कर लेते हैं, वो लीगली अलाउड नहीं है। पहले तो ये था कि वकील ये देखते थे मैं ये केस एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, मोरली आई शुड टेक अप दिस केस और नॉट। परंतु आज हर तरीके का केस वकील को लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसको अपने बच्चे पालने, जानते हुए कि ये इथिक्स के खिलाफ है, जानते हुए भी कि किसी दूसरे आदमी के बदुआ लगेगी मुझे, फिर भी उसको इसको लेते हैं। सर अब मैं सर क्या कहूँ सर, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आपको जाने देने का। और आपके साथ ये सबसे बड़ी आपकी, मेरे ख्याल से जो आपका एक करिश्मा जो आपका है, वो ऐसा ही है कि आपके साथ जो व्यक्ति मिलता है, जिसकी आपसे बात होती है, उसका मन यही करता है कि वो आपके साथ रहे। और ये आपका आशीर्वाद है कि आप हमेशा, जितना मैंने जाना है कि आप जितना खुल के सबसे मिलते हैं और जितना आप सबको आशीर्वाद देते हैं, जितना आप सबको गाइडेंस देते हैं, इतना हर व्यक्ति जो भी जो जिस किस्म के आप काम भी करते हैं, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो सर पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने ये वक़्त निकाला और हमें ये मौका दिया आपने आपसे सीख पाने का। लेकिन सर साथ में मेरी एक छोटा-सा निवेदन और होगा कि क्योंकि आज हमें ये समझ में आया है कि अभी हम जितना डॉक्टर अधीश अग्रवाल सर को हम जान पाए हैं, वो सिर्फ़ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और अभी नीचे बहुत बड़ा एक आइसबर्ग है, जो कि हमें और समझने का मौका भविष्य में मिल पाए। और यही प्रार्थना आपके साथ करते हुए हम तो मैं आपका हमेशा बहुत-बहुत जब तहे भी दिल से आप शुक्रिया अदा कहेंगे, करना चाहूँगा। आई विल बी टॉकिंग टू यू, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। एंड सर अगली बार सर कोशिश करेंगे एक, या तो एक लाइव सेशन, वरना एक ऐसा सेशन जो कि जैसे आपने भी बताया सुप्रीम कोर्ट में जो आप ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं लीगल एजुकेशन के ऊपर, कुछ इस किस्म का एक या तो एक फिज़िकल किसी किस्म का एक सेशन की वो भी एक हो पाए। तो वो सर बहुत आपकी मेहरबानी होगी सर We हमारे ऊपर। will we will try our best to do that. बाकी सर अगर 2 शब्द अगर आप बोल पाएँ, ये जो हम जिस किस्म की एक यहाँ पर एक मुहिम कर रहे हैं कि एक लीगल एजुकेशन सर देश भर के जितने हाई कोर्ट्स हैं, हम सारी कोशिश कर रहे हैं, सारे हाई कोर्ट्स के वकील, वहाँ के सीनियर वकील, वहाँ के जूनियर वकील, सबको बुलाया जाए, एक मौका, एक मंच दिया जाए जहाँ बैठ के बात कर पाएँ। तो सर कोई 2 शब्द जो आपको आपको समझ में आता है कि लीगल एजुकेशन के बारे में उसका महत्व? Legal education, we have to be regular in classes. The teachers should come fully prepared with their lecture. They should know the latest amendments, latest law of the land, and we should be regular in classes. और क्लास में रेगुलर नहीं होंगे तो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। आप पास भी कर लो तो ये वकालत एक ऐसा फील्ड है कि आपका एग्जामिनेशन डेली होगा, और जगह नहीं होता। वकालत में पहला आपका क्लाइंट आपका एग्जाम लेता है, फिर जब आप प्लीडिंग कोई केस डालते हो तो दूसरा पार्टी का वकील जब काउंटर डालता है,
उसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लाता है, और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपने पिटीशन डाली है वो गलत है, या आपको वो डालने का राइट नहीं था, या आपने जो प्रोविजंस ऑफ लॉ में वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये बड़ा, जब तक स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, वो आगे पास होने के बावजूद, नकल मारने के बावजूद लाइफ में सक्सेसफुल वकालत में नहीं होगा, क्योंकि वकालत में एग्जाम कॉलेज का पास करना ही नहीं, डेली एग्जाम में आपको पास होना है, और हर तरीके के आदमी से एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट लेना है। जज भी आपकी टेस्ट करेगा एबिलिटी को, क्लाइंट भी करेगा, अपोजिशन साइड का वकील भी करेगा, और जो वहाँ कोर्ट में बैठे हैं कोर्ट रूम में, और वकील और या क्लाइंट्स, वो भी देख लेते हैं कि इन वकील साहब की क्या नॉलेज है। अगर नॉलेज अच्छी है तो वो जो है उस वकील को करते हैं एंगेज, हैं, उसको अपना केस आर्ग्यू करने का, ड्राफ्टिंग करने का मौका देते हैं। अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो जो एक बार केस आया भी हो, बीच में ही कोई लेकर चला जाएगा वापसी। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने आज ये वक्त हमें दिया। और सर साइमल्टेनियसली मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे सैटरडे के दिन सुबह सारे लोग आ पाए हैं। एंड सर हमारी साइड से, हम सब की तरफ से, हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से, जो हमारा छोटा सा एक ये स्टडी सर्कल है, सर हम सब के सब आपके बहुत आभारी हैं कि हमें ये मौका मिल पाया आपके साथ बात करने का। और ये वीडियो जो लोग भी यूट्यूब पे आगे देखेंगे, मैं जानता हूँ उन सबको बहुत ही इसमें बहुत ही वैल्यूएबल चीजें मिल पाएंगी, और ये आपका आशीर्वाद है जो सब तक पहुंच पाएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू।